हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएलएड विद शिवानी। डीएलएड की आज की क्लास में हम शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पढ़ेंगे जो 4 हैं। और शिक्षण के सूत्र जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, क्या परिभाषा होती है, तो ये पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो इनमें से पहला है सृजनात्मक और आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन का सिद्धांत। तो शिक्षक का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह विद्यार्थियों में खोज करने की आदतों का विकास करे, विद्यार्थियों में अपने विचारों एवं दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करने के योग्य हो सके। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर आप एक बार देख लीजिए इनको। तो यह सिद्धांत ये कहता है कि शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को खोज करने और सृजनात्मक जैसे गुणों का विकास करने में मदद करे, जिससे छात्र को सृजनात्मक और आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन करने का मौका मिले, वह अपने दृष्टिकोणों और विचारों को प्रस्तुत करने में योग्य हो सके। तो यही ये सिद्धांत कहता है। अगला है सुधारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। कई बार विद्यार्थियों में और शिक्षण कार्यों में त्रुटियां होती हैं। शिक्षक को चाहिए वे इन त्रुटियों का पता लगाए और अपने शिक्षण में त्रुटियों को सुधारे, और इसी को सुधारात्मक शिक्षण कहते हैं। तो ये जो सिद्धांत है ये एक सूत्र पर आधारित है, निदानात्मक से उपचारात्मक की ओर। यानी कि निदानात्मक का मतलब होता है कि कठिनाइयों समस्याओं का पता लगाना, और उपचारात्मक का मतलब होता है उन समस्याओं को दूर करना। तो ये उसी पर आधारित है। तो शिक्षक का ये दायित्व बनता है कि वह जो शिक्षण कार्यों में और विद्यार्थियों में जो त्रुटियां होती हैं उन त्रुटियों को पता लगाए और उन त्रुटियों को फिर सुधारे। अगला है सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत। शिक्षक को चाहिए कि वे विद्यार्थी के प्रति सहानुभूति व्यवहार करे और उनकी कठिनाइयों में अपना सहयोग प्रदान करे। विद्यार्थियों के प्रति शिक्षक में सहानुभूति होनी चाहिए और वह उसको चाहिए कि वह उनकी कठिनाइयों को पता लगाए और उनको सहयोग करे, उन कठिनाइयों को दूर करे। अगला है पुनर्वलन का सिद्धांत। पुनर्वलन शब्द का आशय है शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने से। यानी कि पुनर्वलन जो शब्द है इसका आशय शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने से है। यानी कि शिक्षण प्रक्रिया में ऐसे उद्दीपनों का प्रयोग करना जिससे अनुक्रिया होने की संभावनाएं बढ़ जाएं। तो उद्दीपन जो होता है, उद्देश्य को उद्दीपन बोलते हैं। यानी ऐसे ऐसे हमें उद्देश्य विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए जिनको देखकर छात्र जो है अनुक्रिया करने लगे, यानी एक्टिविटी करने लगे। यानी कि हमने कह दिया आपका ये एग्जाम है कल, तो इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी आज। तो फिर उसके लिए रिस्पॉन्स करेगा छात्र, क्या रिस्पॉन्स करेगा कि वो पढ़ाई करने लगे कि अरे हमें पढ़ाई करनी है आज, नहीं तो कल हम फेल हो जाएंगे। तो यही पुनर्वलन का सिद्धांत कहता है कि शिक्षक को ऐसे उद्दीपनों को प्रस्तुत करना चाहिए जिससे छात्रों की अनुक्रिया की संभावनाएं बढ़ जाएं। तो शिक्षण सिद्धांत 4 ही थे। अब हम शिक्षण सिद्धांत का शिक्षण में क्या महत्व है, क्या आवश्यकता है, इसको पढ़ेंगे। तो पहला महत्व है शिक्षण सिद्धांत शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं। यानी कि जब शिक्षण सिद्धांत का व्यवहार में प्रयोग करेंगे तो उससे जो शिक्षण जो होगा प्रभावशाली बनेगा। दूसरा पॉइंट है इसके द्वारा विषय वस्तु में रोचकता आती है। जब हम शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग करेंगे तो उसके माध्यम से विषय वस्तु में रोचकता आएगी, बच्चे पढ़ने में रुचि लेंगे। तीसरा है शिक्षण सिद्धांत जटिल विषय वस्तु को सुगम बनाते हैं। जो शिक्षण सिद्धांत है, शिक्षण सूत्र है, शिक्षण प्रविधियां हैं, तो ये सब जो होती हैं वो शिक्षण को जो जटिल विषय वस्तु होती है उनको क्या बनाती हैं, सुगम बनाती हैं। अब चौथा पॉइंट है ये शिक्षण के नियोजन, व्यवस्था तथा मूल्यांकन आदि के वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं। अगला है ये शिक्षण तथा सीखने के मध्य सह संबंध की व्याख्या करते हैं। यानी कि शिक्षण का मतलब होता है टीचिंग और सीखने का मतलब होता है लर्निंग। यानी सीखने और सिखाने के मध्य क्या इंटरकनेक्शन है, क्या संबंध है, तो इसकी व्याख्या करते हैं। अब हम देखेंगे कि शिक्षण सूत्र क्या होते हैं। तो शिक्षण सूत्र का अर्थ जानेंगे।
शिक्षकों की कठिनाइयों का समाधान करने के लिए मनोवैज्ञानिकों व शिक्षा शास्त्री ने अपने अनुभवों व विचारों को सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसे हम शिक्षण सूत्र कहते हैं। यानी कि शिक्षण जब कार्य करते हैं तो शिक्षकों को क्या क्या समस्याएं आती हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको सिखाने के लिए क्या क्या मुश्किलें आती हैं, तो इन सब की मुश्किलों का समाधान करने के लिए मनोवैज्ञानिक या शिक्षा शास्त्री जो हैं, उन्होंने अपने विचारों, अपने अनुभवों को सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसे क्या कहते हैं, शिक्षण सूत्र कहते हैं। तो टी रेमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शक होते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। तो ये जो डेफिनेशन है, ये शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण सूत्र दोनों के लिए कार्य करेगी। इन्होंने दोनों की ही डेफिनेशन दे दी है। तो शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शक होते हैं। इन्होंने कहा है कि शिक्षण सूत्र जो होते हैं वो पथ प्रदर्शक होते हैं, यानी कि किस पथ पर चलना है ये बताते हैं, और सिद्धांत से व्यवहार में सहायता करने के लिए अपेक्षा की जाती है। यानी और सिद्धांत का ये काम है कि हम व्यवहार में क्या सहायता करें, कैसे करें, तो ये सब अपेक्षा की जाती है। अगला है डॉक्टर सरतेंदु के अनुसार। तो इन्होंने कहा है, शिक्षक के अनुभवों तथा शिक्षा शास्त्रियों की अपनी सूझबूझ एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित वे मार्गदर्शक सुझाव जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक विशेष संकेत एवं दिशा प्रदान करते हैं, शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। इन्होंने ये कहा है कि शिक्षकों के अनुभवों और शिक्षा शास्त्रियों के सूझबूझ एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्यों पर आधारित जो मार्गदर्शन सुझाव होते हैं, वे क्या होते हैं, शिक्षा प्रक्रिया को एक संकेत देते हैं, दिशा देते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। अब शिक्षण सूत्र कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो इन सब के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।